तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 18 है और इस क्लास में आज हम लोग अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका आर्टिकल 76 में आता है। तो हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे और संघ की कार्यपालिका जो आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक शामिल है। और संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक आता है। उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 73 तक आता है। उसके बाद हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 74 और 75 में आता है। इसके बाद हम लोग जो है वो भारत सरकार के कार्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 है। तो इन 5 पार्ट को हम लोग मिलाकर संघ की कार्यपालिका बनाते हैं और संघ की कार्यपालिका ये टोटल 5 पार्ट में हो जाता है। तो हम लोग पहला ये कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। भारत सरकार के कार्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो संघ की कार्यपालिका है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, ये आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग पूरा 52 से लेकर 78 जो आर्टिकल है इसको हम लोग एक बार रिकॉल भी कर लेंगे और फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल वाला टॉपिक, और ये हम सभी को पता है, ये आपका आर्टिकल 76 में आता है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो आपका आर्टिकल 76 में आता है और इन सभी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल से अगर बीपीएससी में जो आपका परसों हुआ था पेपर, परसों यानी कि आपका 13 सितंबर 2025 को हुआ था बीपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें महान्यायवादी से भी क्वेश्चन था, है ना। और जेपीएससी का एग्ज़ाम जो कि आपका 17 मार्च 2024 को हुआ था, उसमें आपका कैग से क्वेश्चन था। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में देखिए, भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है। तो ये जो आपका महान्यायवादी होता है ये क्या होता है, भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर होता है भारत सरकार का, है ना। और इसके बारे में एक पॉइंट और भी जानना चाहिए हम लोगों को कि भारत का जो महान्यायवादी जो होता है ये संसद का सदस्य, ना तो ये संसद का सदस्य होता है और ना ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा किसी भी समिति में बोल सकता है, और लेकिन उसको जो है मत देने का अधिकार नहीं है। ये आपका आर्टिकल 88 में ये चीज़ बताया गया है। तो महान्यायवादी ये आपका संसद का सदस्य नहीं है, ये आपका मंत्रिमंडल का भी सदस्य नहीं है, लेकिन ये किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी सदन में जाकर भाग ले सकता है, किसी भी सदन की समितियों में भी बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे वो वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा बोल रहे हैं, तो हम लोग आर्टिकल 88 यानी कि 88 के द्वारा बोला जा रहा है इस बात को, ठीक है। आगे देखिए, सन 1987 के नियम के अनुसार भारत के 3 अधिकारी होते हैं। तो अगर 1987 का एक नियम देखिए हम लोग, तो उस समय से स्टार्ट होता है भारत में 3 विधिक अधिकारी। पहला होता है आपका अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, दूसरा होता है आपका सॉलिसिटर जनरल, और तीसरा होता है आपका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो समझिए, सिंपल सी बात है कि 1987 में एक नियम बना था और उस नियम के अनुसार भारत में 3 ठो विधिक अधिकारी होते हैं, जिनमें से सबसे मेन कौन होता है, तो आपका महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी को ही सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और 2 ठो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ये भी नियुक्त किए जाते हैं। तो महान्यायवादी एक है, इसका सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति होता है और 2 ठो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का ये नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। कौन करता है, किसके द्वारा होता है, ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। तो महान्यायवादी का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं मतलब महान्यायवादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं महान्यायवादी के बारे में, कुछ कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। महान्यायवादी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी हम लोग जान गए हैं। अब आगे इसका देखिए नेक्स्ट हम लोग महान्यायवादी का जो नियुक्ति कैसे होता है। तो इसका जो नियुक्ति है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये आपका कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए,
हम लोग जानते हैं कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और ये जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। ठीक है ना, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है ना, मतलब सॉरी, ये इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से वो डिपेंड है किसके ऊपर, तो आपका ये राष्ट्रपति के ऊपर। आगे देखिए, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए। महान्यायवादी आपको अगर बनना है तो इसके लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एक क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। और इसके लिए अर्हताएँ क्या है वो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या होगी, तो इसके लिए जो है योग्यता वो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो होती है योग्यता, वही आपका यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि आप उसके बनने योग्य हो। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो भी योग्यता आपको चाहिए, सेम वही योग्यता महान्यायवादी में भी चाहिए। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता होती है, यानी कि जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की है वही तो योग्यता आपका ना महान्यायवादी का है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज़ क्या है, पहला योग्यता कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। कितने साल तक, तो 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। 10 वर्ष तक वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में वकील रहा हो। दो चीज़, पहला चीज़ बोले हम कि वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, जज की बात की जा रही है, और 10 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में वकालत किया हो या फिर वकील का काम किया हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में वो जाना माना विधिवेत्ता हो। तो ये 3 गो अर्हताएँ हैं। तो अभी बताया गया था कि महान्यायवादी बनने के लिए सेम वही अर्हताएँ, सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। क्या क्या, तो 5 साल उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 10 साल उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में वकालत करना चाहिए। तीसरा अर्हता की जो है वो राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा विधिवेत्ता हो, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यही बताया गया है आपका, है ना, ये योग्यता है। और ये जो योग्यता है यहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज का योग्यता, तो सेम यही योग्यता जो है वो महान्यायवादी का भी होगा, है ना। किसका होगा, तो महान्यायवादी का भी होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल का होगा। ठीक है, आगे देखिए, महान्यायवादी का हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी का हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पे रहता है, यानी कि राष्ट्रपति का जब तक मन करेगा, मतलब पूरी तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। इसका कार्यकाल फिक्स एकदम नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकते हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन बना था, तो MC सीतलवार। तो MC सीतलवार याद रखिएगा, CC नहीं होगा यहाँ पे, MCS। तो MCS से सीतलवार, ये कितने वर्षों तक भारत के महान्यायवादी रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 वर्षों तक। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवार रहे थे, जो कि 13 साल तक भारत के महान्यायवादी के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। हम लोग ये भी जाने कि 1900 आपका, रुकिए ज़रा सा, तो हाँ 1987 में एक नियम बना था, और उस नियम के अनुसार भारत में 3 ठो विधिक अधिकारी होते हैं। सबसे मेन तो होता है आपका भारत का महान्यायवादी, इसकी सहायता करने के लिए एक होता है आपका सॉलिसिटर जनरल, और महान्यायवादी का 2 ठो और होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इसकी सहायता करने के लिए। तो इसकी सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 गो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि महान्यायवादी को काम में मदद करता है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, 1987 में नियम बना था, तो 1987 के नियम के अनुसार पद से हटाने से पहले राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल को कम से कम 3 महीने पहले बताना होगा। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब मन किया तब हटा देंगे। अभी यहाँ बोला गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो कहीं राष्ट्रपति को अगर वो उसके काम से नाखुश हुए और बोले कि एकदम अचानक कि चलो भैया आज से तुम टाटा बाय, तुम जाओ आराम करो,
तो ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो राष्ट्रपति भी इसको हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत का महान्यायवादी ये सेंटर में महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता भी होता है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं थोड़ा सा, उस पॉइंट को आप यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा मिलता है थोड़ा सा, है ना। वैसे तो हम राज्य को अलग करके पढ़ाएंगे और केंद्र को, संघ को अलग करके पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों को हल्का सा देख लीजिए। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 165 में जो कि राज्य में आता है, और यहाँ पे जो है आपका महाधिवक्ता का कॉन्सेप्ट है। महाधिवक्ता का कॉन्सेप्ट है। और जैसे महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसी तरह राज्यों में भी सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसका जो है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, और वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो सिंपल सी बात है, सेंटर में अगर आपको महान्यायवादी बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का योग्यता होना चाहिए। वहीं अगर आपको राज्य में महाधिवक्ता बनना है तो आपको फिर हाई कोर्ट के जज का जो है वो बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग जानते हैं कि महान्यायवादी का जो काम होता है, सेम उसी तरह काम जो है वो महाधिवक्ता का भी होता है। जैसे सेंटर में सरकार को विधि संबंधी विषयों पे सलाह देने के लिए वो सलाह देता है राष्ट्रपति को महान्यायवादी, तो उसी तरह राज्यों में भी राज्यपाल को सलाह देता है कौन, तो आपका महाधिवक्ता। इसके अलावा विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हैं, ये सब भी होता है। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो महाधिवक्ता को जैसे राज्य में किसी भी जो है न्यायालय में सुनवाई का अधिकार उसके पास है, तो उसी तरह महान्यायवादी को पूरे देश में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में संबंधित समिति अथवा सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है बिना मताधिकार बोले भाग ले सकता है। तो जैसे सेंटर में जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, समिति का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं करेगा। बोल भी सकता है लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। तो सेम उसी तरह राज्य में किसी भी सदन, चाहे वो अगर कहीं विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो वहाँ पे जो है महाधिवक्ता दोनों में जा सकता है, समिति के सदस्य भी बन सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं करेगा। आगे देखिए, महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सदस्यों को मिलते हैं। तो विधानमंडल की बात की जा रही है। विधानमंडल यानी कि अगर विधानसभा है तो ठीक है, विधान परिषद तो ठीक है, नहीं तो विधान परिसभा की बात की जा रही है। तो विधानसभा के यानी कि विधानमंडल बोले तो विधानसभा विधान परिषद दोनों होगा। तो 6 गो राज्य में विधान परिषद है, बाकी में विधानसभा ही है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल समझेंगे विधानसभा। तो विधानसभा के सदस्यों को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं सेम वही महाधिवक्ता को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था, है ना। तो अगर हम लोग देखें वर्तमान में हम लोग का भी जो है 16वां महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल, तो हम लोग जानते हैं आर वेंकटरमणी है। कौन है, तो आर वेंकटरमणी साहब है। तो आर वेंकटरमणी साहब है, ठीक है ना, आर वेंकटरमणी। अब देखिए यहाँ पे महान्यायवादी का काम यहाँ पे क्या है, तो यह भारत सरकार का वकील होता है। तो सेंटर में वकील महान्यायवादी, राज्य में वकील महाधिवक्ता। यह भारत सरकार की बातों को सभी न्यायालयों में रखता है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत की वाद या केस में सुनवाई करता है, ठीक है, भारत सरकार की। राष्ट्रपति सरकार की विशेष मुद्दे पर ये सलाह लेते हैं इससे, ठीक है। महान्यायवादी को वेतन नहीं मिलता है, अरे बाप रे बाप, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, बाप रे बाप। इसकी पारिश्रमिक मिलता है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या महान्यायवादी को वेतन मिलता है, तो वेतन नहीं मिलता है। क्या महाधिवक्ता को वेतन मिलता है, तो वेतन नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इन लोगों को विशेषाधिकार मिलता है और भत्ते मिलते हैं, वेतन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन भत्ता जो है ना, पेंशन वेंशन, ये सब इन लोगों को दिया जाता है। और सेंटर में राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे और स्टेट में राज्यपाल डिसाइड करेंगे, है ना, फिक्स नहीं होता है। इन लोगों को पारिश्रमिक मिलता है, जब जब काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर है इन लोग, तो जिस दिन काम किए पैसा मिला तो दिहाड़ी मजदूर है महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ठीक है। हाँ, जो है सो है भाई।
आगे देख लीजिए, महान्यायवादी का अधिकार देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल का राइट्स। तो ये जो है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत आता है इसका अधिकार। अभी जो बोले ना कि हम लोग, ये आपका किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, सॉरी, महान्यायवादी संसद का सदस्य तो नहीं होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में जाके सदन की समिति में भाग ले सकता है, समितियों का सदस्य बन सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 88 के तहत। तो उसी तरह महान्यायवादी का अधिकार जो है आपका 88 में दिया हुआ है कि वो संसद के किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग भी ले सकता है, संसद के किसी भी समिति का वो सदस्य बन सकता है, किसी भी सदन में जाकर वो भाषण भी दे सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, यानी वोटिंग नहीं करेगा भाई, ठीक है ना। महान्यायवादी का विशेषाधिकार देखिए, तो महान्यायवादी को वेतन तो नहीं मिलता, लेकिन विशेषाधिकार मिलता है। वेतन नहीं मिलता, लेकिन इनको भत्ता मिलता है। सेम वही महाधिवक्ता का भी कहानी है। तो ये आपका अनुच्छेद 105 के तहत है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 105 में महान्यायवादी को विशेषाधिकार की बात की गई है। तो इनको संसद की तरह ही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, अतः संसद के अंदर कहीं भी किसी भी बात और प्रतिक्रिया के लिए इन पर कोई भी जो है कार्रवाई नहीं चलाई जाती है। तो आर्टिकल हम लोग 105 पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग संसद के सदस्यों का जो विशेषाधिकार पढ़ते हैं कि संसद के अंदर कोई भी बात बोल देने पे उनके ऊपर किसी तरह का कार्रवाई नहीं होता है, तो सेम उसी तरह 105 के तहत, आर्टिकल 105 के तहत महान्यायवादी को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो संसद के अंदर कही गई किसी भी बात के प्रतिक्रिया के लिए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। महान्यायवादी का पाबंदी देखिए, अटॉर्नी जनरल का क्या क्या उसके ऊपर पाबंदी है, बैन देखिए। ये सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकता है महान्यायवादी, इसको तो भैया राष्ट्रपति लाए हैं, ये राष्ट्रपति यानी भारत सरकार के लिए केस लड़ेगा ना, तो उसके विरुद्ध कहीं जाके तो केस नहीं कर सकता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, याद रखिए। महान्यायवादी क्वेश्चन उठेगा कि कि ये जो है महान्यायवादी ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है क्या, तो हाँ ये कर सकता है भाई। किसी फौजदारी यानी क्रिमिनल मामले की सुनवाई सरकार की इजाज़त से करेगा। तो देखिए, ये आपका महान्यायवादी दीवानी मामलों में तो भैया ये सुनवाई कर सकता है, लेकिन जो आपका फौजदारी मामला होता है क्रिमिनल, इसमें ये सुनवाई सरकार की इजाज़त लेने के बाद करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नहीं पता, नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में भारत के जो 16वें महान्यायवादी है वो आर वेंकट रमनी है। महान्यायवादी के लिए एक आपका सॉलिसिटर जनरल होता है, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता करने के लिए 2 ठो आपका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। आगे देख लीजिए, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि ये असंवैधानिक है। तो महान्यायवादी तो संवैधानिक है, लेकिन सॉलिसिटर और जो आपका सॉलिसिटर जनरल और आपका जो बताया ना कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो आपका वो आपका संवैधानिक पद नहीं बल्कि सांविधिक पद है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। आगे देखिए, इसमें नोट में बताया गया है कि राज्य सरकार के वकील को महाधिवक्ता कहते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 165 में आता है ना। तो अभी आपको बताया गया था कि भारत सरकार के वकील को कहते हैं हम लोग महान्यायवादी, उसी तरह राज्य के सरकार के जो वकील है उसको महाधिवक्ता कहते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल। तो इधर है आपका अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, और राज्य में है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। ये है आपका आर्टिकल 76, वो है आपका आर्टिकल 165। इसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, उसको नियुक्त करेगा राज्यपाल। इसको विशेषाधिकार जो है 105 के तहत वो अलग है, उसको भी अलग अलग विशेषाधिकार है, इनको भी वेतन नहीं मिलेगा, उनको भी वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग, ये जो था आपका, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो है थोड़ा सा भारत सरकार के कार्य देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो वो देख लीजिए हल्का सा। हम लोग संघ पढ़ रहे थे ना, भाग 5 52 से लेकर 151। संघ को हम लोग जो है 4 भागों में बांटे थे। पहला है आपका कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है कैग। अब हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे थे। कार्यपालिका को भी टोटल 5 भागों में बांट के पढ़े थे। पहला है राष्ट्रपति, ये कंप्लीट। दूसरा है उपराष्ट्रपति, ये भी कंप्लीट। तीसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये भी कंप्लीट। चौथा था आपका अटॉर्नी जनरल, ये भी अभी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है भारत सरकार के कार्य पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। तो ये आपका संघ की कार्यपालिका बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना। अब संघ की कार्यपालिका से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप तो बनाने की स्थिति में रहोगे ही। सेम अगर हम लोग इसी तरह जो है अगर घटना चक्र बनाते हैं पॉलिटी का, तो वहाँ पे इसी से अगर क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग, तो फिर तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ना कोई, तो यही बात है।
तो हम लोग ये 4 को सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है वो भारत सरकार के कार्य पढ़ेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 में आता है। ठीक है, अब देखिए, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा ही है। भारत सरकार के कार्य यानी कि बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका आता है आर्टिकल 77 और आपका आर्टिकल 78। यहाँ देखिए आर्टिकल 77 लिखा हुआ है कि भारत सरकार के सभी कार्य जो है वो आपके राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। तो आर्टिकल 77 में बोला गया है कि भारत सरकार के जितने भी काम होंगे सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। किनके नाम से? तो सभी जो है वो आपके राष्ट्रपति के ही नाम से तो भैया ये सभी काम होते हैं। ठीक ना, ये आपका आर्टिकल 77 में कहा गया है। इसके बाद देखिएगा तो आप आर्टिकल 77 क्लॉज 1 पाइएगा, आर्टिकल 77 क्लॉज 3 पाइएगा। 2 का चर्चा नहीं किया गया है कहीं। ठीक है, 2 कहीं हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो आर्टिकल 77 में जो है वो बोला गया है कि भारत सरकार के सभी काम जो होंगे वो किसके नाम पे होगी? तो आपके राष्ट्रपति के नाम पे ही होगी। और यही आपका जो है आर्टिकल 77 क्लॉज 1 भी यही कहता है कि आर्टिकल 77 क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। और आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के अनुसार अगर देखिए हम लोग, तो इसमें बोला जाता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए एक नियम बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 77 में जो हम लोग बोले हैं कि भारत सरकार को भी काम जो होगा सभी राष्ट्रपति के नाम पे होगा। 77(1) में भी वही बोला गया है कि भारत सरकार का जो भी काम होगा सभी राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में बोला गया है कि राष्ट्रपति नियम बनाएगा। क्या नियम बनाएगा? कि भारत सरकार का जो भी काम है वो बेहतर तरीके से कैसे हो और कामों का जो बंटवारा है अलग अलग मंत्रियों में कैसे होगा, तो ये नियम बनाएगा आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के तहत। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 77 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि भारत सरकार के सभी कार्यों की सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दे। तो आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का जो है कर्तव्य की चर्चा करता है और इसमें बोलता है, ये कर्तव्य के अंतर्गत ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि भारत सरकार के सभी कार्यों की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को दे। अतः भारत सरकार के सभी कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की मदद से करता है। तो भारत सरकार का जितना भी काम है वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मदद से ही करता है और उनकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जो है सारा काम जो है वो सारा सूचना जो है कार्यपालिका संबंधी वो राष्ट्रपति को देता है। इनका अधिकार भी है, इनका कर्तव्य भी है आर्टिकल 78 के तहत। इस प्रकार राष्ट्रपति सांविधिक प्रमुख है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख। तो अगर हम लोग संविधान में प्रमुख देखें सांविधिक प्रमुख तो आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख देखें तो आपका प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो केवल हेड है, लेकिन सारा काम तो आपका प्रधानमंत्री ही कर रहा है ना, क्योंकि ये कार्यपालिका का हेड होता है, वास्तविक हेड होता है। हम लोग अपनाए हैं संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, हम लोग अपनाए हैं आपका संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से। ब्रिटेन से जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाए हैं इसमें 2 तरह का आपका प्रमुख होंगे, एक वो राष्ट्र का प्रमुख होंगे जिनको बोलते हैं सांविधिक प्रमुख, और एक आपके सरकार के प्रमुख होंगे जिनको बोलते हैं वास्तविक प्रमुख, है ना। तो सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, ऐसा है। ठीक है ना, तो ये आपका आर्टिकल 78 ये बात कहता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो संघ की कार्यपालिका ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। संघ की कार्यपालिका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी हम लोग एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये बार बार आपको समझ में आना चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो जैसा कि हम लोग अभी जो है भाग 5 संघ पढ़ रहे थे, तो संघ में जो है संघ को हम लोग टोटल 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल 52 से 78 कार्यपालिका, दूसरा है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 127 तक विधायिका, फिर आपका आर्टिकल 124 से 147 तक न्यायपालिका और 148 से 151 तक कैग, है ना। फिर हम लोग संघ की जो कार्यपालिका है इसको हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक इसको डिवाइड करते हैं। इसको भी 4 भागों में बांट के पढ़े। पहला है आपका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति, फिर है आपका आर्टिकल 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति, फिर आर्टिकल 74 और 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, फिर आपका आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, फिर आर्टिकल 77 और 78 भारत सरकार के कार्य। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे।
अगर हम लोग एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लें तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 52 पढ़े। आर्टिकल 52 में जाने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 पढ़े कि जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़े थे कि किन के प्रयोग से यूज करते हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। आर्टिकल 54 हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, ये कौन कौन इसमें निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, इसमें संसद के कौन सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे कि नहीं होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी शामिल होते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत शामिल होते हैं, इन सभी की जाने हम लोग। साथ ही साथ हम लोग जाने थे कि एक एमपी के मत का मूल्य कितना होता है, एक एमएलए के मत का मूल्य कितना होता है, इन सभी के बारे में जाने। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 55 पढ़े जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति पढ़े यानी कि मेथड पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और जिसमें हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात किए थे, और साथ ही साथ आपका गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट होता है, इन सभी के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग देखे थे आपका आर्टिकल 56 जिसमें हम लोग राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में पढ़े थे, यानी कि इनका जो कार्यकाल कितना तक हो सकता है। फिर कार्यकाल से जो है ये 3 तरीके से हट सकते हैं, एक आपका रिसिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र के द्वारा, एक आपका इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के द्वारा, और एक आपका डेथ यानी कि मृत्यु के द्वारा। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 57 पढ़े थे जिसमें हम लोग राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन के बारे में पढ़े थे, और हम लोग जाने थे कि भारत में कितना बार भी री इलेक्शन हो सकता है, लेकिन अमेरिका में मात्र 2 ही बार। इसके बाद देखिए आर्टिकल 59 में हम लोग जाने थे कि आपका जो है आर्टिकल 58 में हम लोग राष्ट्रपति की योग्यताएं देखे थे यानी कि क्वालिफिकेशन जाने थे। फिर आर्टिकल 59 में हम लोग राष्ट्रपति पद की जो है शर्तें के बारे में जाने थे यानी कि इनका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 60 पढ़े थे जिसमें हम लोग राष्ट्रपति का शपथ के बारे में पढ़े थे, और हम लोग ये भी जाने थे कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 61 पढ़े थे जिसमें हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया दिखे थे, और फिर हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहीं भी उठाए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़े थे, उनका क्या क्या प्रक्रिया होगा उनके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक ना, ये था आपका आर्टिकल 60 तक हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। 61 तक हम लोग जो महाभियोग की प्रक्रिया पढ़े थे। आर्टिकल जो 62 है, ये 62 लास्ट में, तो आर्टिकल 62 में जाने थे हम लोग कि राष्ट्रपति का पद किसी भी कीमत में खाली नहीं होगा। अगर पद खाली होता है रिसिग्नेशन के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा या डेथ के द्वारा या किसी भी कारण से अगर पद खाली होता है तो आपको एनी हाउ 6 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करवाना होगा, इलेक्शन करवाना होगा। ये भी हम लोग जाने थे। इसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि अगर राष्ट्रपति का अगर उत्तराधिकारी इसका नहीं आता है तो राष्ट्रपति अपने पद पे जो है वो बना रहेगा। इसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि जो है अगर राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो है वो पद पे धारण करेंगे, या फिर अगर राष्ट्रपति का अगर त्यागपत्र दे देंगे तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो है वो उनके पद पे धारण करेंगे, और 6 महीने के भीतर भीतर वो क्या करवाएंगे, अपना चुनाव करवा लेंगे। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 63 पढ़े थे जो कि आपका उपराष्ट्रपति से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक। आर्टिकल 63 में हम लोग जाने थे कि भारत का एक क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। ये हम लोग जानते थे भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है आर्टिकल 63 के तहत। ठीक ना। फिर हम लोग आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 दोनों में एक ही बात कहा गया है। तो आर्टिकल 64 में जो बात कहा गया वही बात आपका आर्टिकल 89 में कहा गया है, और उसमें बोला गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि अभी 1 सप्ताह पहले ही यानी कि यही सितंबर 2025 में ही 10 सितंबर 2025 को ही नया हम लोग का उपराष्ट्रपति बना है। कौन, तो वो जगदीप धनखड़ जो रिजाइन दे दिए थे, त्यागपत्र दे दिए थे, तो बाद में जो है सीपी राधाकृष्णन जो कि झारखंड के राज्यपाल भी होते हैं ये उपराष्ट्रपति बनते हैं। ये भी हम लोग समझ गए थे। उपराष्ट्रपति का भी हम लोग इसके बारे में हम लोग देखे थे। 64 के बाद जो है हम लोग आर्टिकल 65 पढ़े थे। ठीक ना, और 65 भी हम लोग जब आर्टिकल 65 पढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पे रुकिए ज़रा सा। और आर्टिकल 65 में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहेगा तो वैसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का जो है सारा वेतन भत्ता उनको मिलेगा। ये आर्टिकल 65 में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो हम लोग 65 के बाद आर्टिकल 66 चले गए थे, उसमें देखे थे कि उपराष्ट्रपति का क्या योग्यता होगा। उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति का योग्यता पढ़े थे 66 में ही। फिर 66 में हम लोग उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन का रीति वही भी सेम वही राष्ट्रपति जैसा ही है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आपका सीक्रेट बैलेट में होगा। फिर हम लोग आर्टिकल 67 देखे थे जो कि आपका उपराष्ट्रपति का पदावधि के बारे में चर्चा करता है। फिर आर्टिकल 67 का भी है, आर्टिकल 67 खा भी है, आर्टिकल 67 गा भी है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे 67 तक हम लोग यहाँ तक गए थे। 67 के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग इसमें 68 के बारे में पढ़े, और 68 के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। आप क्लास से ही रिकॉल कीजिएगा आर्टिकल 68 क्या है, वो अभी याद नहीं आ रहा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हम लोग फिर आर्टिकल 68 पढ़े। फिर आर्टिकल जो है 68 के बाद हम लोग आर्टिकल आपका नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे जो कि आपका आर्टिकल 69 था।
और आर्टिकल 69 में आपका उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में चर्चा किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 70 आता है, जिसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के द्वारा उसके कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आपका आर्टिकल 71 आता है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले जो है वो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। वो आपका आर्टिकल 72 में हम लोग पढ़े 71 में पढ़े थे। उसके बाद आर्टिकल 72 हम लोग जब देखते हैं तो आर्टिकल 72 जो है वो आपका राष्ट्रपति का जो है क्षमादान शक्तियों की चर्चा करता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ भी है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है ये क्षमा पढ़ते हैं। पहला आपका क्षमा, फिर आपका प्राविलंबन, फिर तीसरा है परिहार, चौथा है लघुकरण। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ तक हम लोग जाने थे। फिर जो है वो उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 74, 75 इन सभी के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से ही। फिर हम लोग जाने थे कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली मेजर रूप से 3 ही मानते हैं। एक आपका कैबिनेट मंत्री, एक आपका राज्य मंत्री, एक आपका उप मंत्री। कहीं कहीं पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये भी लिखा हुआ रहता है, ये भी होता है। फिर हम लोग जानते हैं कि मंत्रिमंडल छोटा रूप है, मंत्रिपरिषद बड़ा रूप है। मंत्रिपरिषद का ही छोटा सा भाग है मंत्रिमंडल, जो कि विशेष विशेष वर्गों के लिए है या विशेष विशेष विभागों को मिलाकर बनता है। इन सभी के बारे में हम लोग जाने थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कुछ फैक्ट देखे थे, वो आप थोड़ा सा लूसेंट बुक भी यहाँ से फॉलो कीजिएगा और उससे वहाँ से उनको भी कवर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका लूसेंट से ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़े, जो कि आपका आर्टिकल 76 है। फिर हम लोग भारत का महान्यायवादी यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़े, जो कि आपका कितना है तो आर्टिकल 165 है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग भारत सरकार के कार्य पढ़े, जो कि आपका आर्टिकल 77 है और 78 है। आर्टिकल 77 क्लॉज 1 भी है आपका, आर्टिकल 77 क्लॉज 3 भी है, 2 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। फिर हम लोग वो पढ़े, फिर आपका आर्टिकल 78 भी पढ़े। तो इस तरह से जो है हम लोग संघ की कार्यपालिका, ये बड़ा टॉपिक था, तो इस कार्यपालिका को हम लोग पूरा याद कर लिए हैं, मतलब पूरा समझ लिए हैं। आप इसको 1 से 2 बार और आप याद कर लीजिएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा आप लिख कर इसको याद कीजिएगा, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगभग एलिमिनेट भी कर लीजिएगा और इसके ऊपर आपके पास अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा, तो आप लिखने की भी स्थिति में हो जाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग संघ की कार्यपालिका जो है पूरा कंप्लीट कर दिए। संघ की कार्यपालिका जो है आर्टिकल 52 से 72 तक है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, सॉरी, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति 52 से 62, उपराष्ट्रपति 63 से 73, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 74 और 75, अटॉर्नी जनरल 76, भारत सरकार के कार्य 77 और 78, इन सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका जो कार्यपालिका वाला ये वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो विधायिका स्टार्ट करेंगे, और विधायिका आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। विधायिका भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम लोग न्यायपालिका चलेंगे, उसके बाद हम लोग कैग चलेंगे। तो ऐसे में जो है वो आपका संघ कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार आपका संघ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसी के जैसा सेम राज्य है, और राज्य को पढ़ने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। राज्य में बस खाली आर्टिकल याद करना पड़ेगा, और सेम यही वाला वहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका संघ में ही है, राज्य में ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉलिटी का ये क्लास नंबर 18 था। इसमें आज हम लोग जितना समझ चुके हैं, तो संघ की कार्यपालिका आज हम लोग कंप्लीट हो गया। ये टोटल 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह 7-8 लेक्चर में विधायिका कंप्लीट हो जाएगा, 5-6 लेक्चर में न्यायपालिका, और 2-3 लेक्चर में ये 1-2 लेक्चर में आपका जो है कैग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जल्दी ही संघ आपका कंप्लीट हो जाएगा। संघ के बाद हम लोग राज्यों की तरफ चलेंगे, ठीक ना। तो भाग 5 जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भाग 6 चलेंगे, है ना। तो इसी तरह करते करते हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, फिर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।